गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को सुप्रभात। आप देख रहे हैं SGY साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं राम मूर्ति। हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालक होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिथमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक गैस जो शुष्क होता है वह शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं इनके कारण को। कहता है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण इनका आयनीकरण नहीं होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होते हैं। हाइड्रोजन गैस की अनुपस्थिति के कारण यह अम्लों की तरह कार्य नहीं करती है। अगला प्रश्न है, कहता है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत वीवीआई है, इसको वीवीआई लगा लेंगे। बहुत बार पूछा गया है कि कहता है कि जब हम अम्ल को तनुकृत करते हैं तो उस समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। देखिए इसका कारण, देखिए क्या है। कहता है कि अम्ल और जल की अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तनु अम्ल तैयार करने के लिए जब सांद्र अम्ल को जल में डालते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा जल के अधिक मात्रा द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, लेकिन जब जल को सांद्र अम्ल में डाला जाता है तो ऊष्मा की बड़ी मात्रा तुरंत निकलती है। यह ऊष्मा जल की कुछ मात्रा को विस्फोट के साथ भाप में बदल देती है, जो हमारे कपड़े और चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है। अत्यधिक तापन के कारण कांच के पात्र भी टूट सकते हैं। यानी आपने देखा कि जब हम लोग जल को अम्ल में डालेंगे तो अम्ल जो होता है वह जल से ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण उससे जो ऊष्मा निकलेगा वह बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, और ऊष्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा जो जल को वाष्प में बदल देगा। और जल को वाष्प में बदलने के कारण क्या होगा, वह तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलेगा, और अधिक ऊष्मा के कारण वह पात्र भी फूट सकता है, और जो वहाँ पर जो तनुकृत कर रहे हैं अम्ल को, उन्हें भी नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए हम लोग जल में अम्ल को डालते हैं, अम्ल को जल में डालते हैं, न कि अम्ल में जल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब बहुत वीवीआई प्रश्न हैं, आप लोग कॉपी कलम निकालेंगे और इसे लिखते जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो देखेंगे। कहता है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न है, कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अत्यधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अत्यधिक क्षारक मिलाते हैं तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन बढ़ जाती है।
अब देखिए ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, लिख दिए हैं एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्न। देखिए कहता है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। अब देखिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि आश्रित जल का आयनीकरण नहीं होता है, इसमें अम्ल व गैस होती है, जबकि वर्षा के जल में कोई गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड घुले होते हैं जो जल के बूंदों के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। इन अम्लों का आसानी से आयनीकरण हो जाता है, जिस कारण इनमें विद्युत का चालन सुगमतापूर्वक होता है। अगला प्रश्न है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो सुनेंगे इसका आंसर। कहता है कि जल अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल आयनीकृत नहीं होते और हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी कारण जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। अगला प्रश्न है, कहता है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। तो देखिए उत्तर है, कहता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनमें विलयन आयनीकृत नहीं होते हैं और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते। इसे हम निम्न प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि प्रयोग में हम लोग एक बीकर में अल्कोहल या ग्लूकोज का विलयन लें, 2 लोहे की कील को रबर की कॉर्क पर लगाएं, कॉर्क को बीकर में रखें, कील को संयोजी तार द्वारा स्विच तथा बैटरी से जोड़ें। जैसे नीचे फिगर में दिया गया है, जैसे देखिए नीचे फिगर में दिया गया होगा, दिखा देते हैं आप लोग। कुंजी दाबकर विद्युत धारा प्रवाहित करें। विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज या अल्कोहल जैसे विलयन में हाइड्रोजन होते हुए भी अम्लीय नहीं होते हैं। नोट्स में एक बात याद रखेंगे, सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संरक्षक होता है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होता है। ऐसे कुछ क्षार के उदाहरण हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षार है। अब देखेंगे एक नोट्स में लिख दिए हैं कि सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अब हम लोग बातचीत करेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रबल अम्ल क्या है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह आयनीकृत होते हैं और हाइड्रोनियम आयन का उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अब है दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं और हाइड्रोनियम आयन का निम्न सांद्रता उत्पन्न करते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल, ये सब क्या है? ये सब दुर्बल अम्ल है। नोट में एक बात याद रखेंगे, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन का उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं,
उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं तथा जो क्षारक जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाता है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्या होता है, आइए जानते हैं। तो कहेंगे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल में पी सूचक है पोटेंशियल, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम पीएच कहलाता है, यानी पीएच बराबर -log10 हाइड्रोजन आयन। चूँकि विलयन मैन मुक्त हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, ये जल योजित होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, अतः पीएच का मान निम्न प्रकार हो सकता है, यानी पीएच बराबर -log10 हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। अब पीएच स्केल से शून्य से अब देखिए, पीएच स्केल से 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। पीएच 0 या 0 से अधिक 7 से कम विलयन अम्लीय होगा, जिसका 7 है विलयन उदासीन होगा, और 7 से अधिक व 14 तक इसको हम लोग विलयन यानी क्षारीय विलयन कहेंगे। अब देखिए, कहता है कि पीएच 7 से जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। इसी तरह पीएच 7 से जितना अधिक होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। अब एनसीईआरटी का एक प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि 5 विलयन ए, बी, सी, डी व ई की जब साट्रिक सूचक से जांच किया जाता है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। कौन से विलयन ए में उदासीन है? बी में कहता है प्रबल क्षारीय है, सी में कहता है प्रबल अम्लीय है, डी में कहता है दुर्बल अम्लीय है, और ई में कहता है दुर्बल क्षारीय है। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि अभी मैंने आपको बतलाया कि अम्ल की प्रबलता और अम्ल की दुर्बलता या क्षार की प्रबलता या क्षार की दुर्बलता उसके पीएच मान पर ही निर्भर करता है। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने आपको बतलाया था कि जो अम्ल यानी जिस अम्ल का पीएच मान कम होगा वह अम्ल ज़्यादा प्रबल होगा। यानी अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 0 से लेकर के और कहाँ तक होता है तो कहेंगे 7 तक होता है। 7 तक जाते हैं तो उदासीन हो जाता है, यानी 7 से कम तक होता है। और क्षार का पीएच की मान की बात करें तो वह 7 से अधिक और 14 तक जाता है। अब देखिए, यहाँ पर 5 गो अम्ल है। अब देखिए, एगो ए है, ए है, अब बी है, ये आपका बी है, और देखिए ए का पीएच मान दे दिया है 4, बी का मान पीएच दे दिया है 1, सी का पीएच मान दे दिया है आपसे कहें 11, हाँ, और डी का पीएच मान दे दिया है 7, और ई का पीएच मान दे दिया है 9। अब देखिए, अब सबसे पहली बात कहता है उदासीन के लिए, तो आपको पता है उदासीन के लिए पीएच मान 7 होना चाहिए, यानी हमारे पहला का आंसर हो जाएगा उदासीन के लिए। तो कौन उदासीन है तो कहेंगे डी। उदासीन कौन है? डी। उसके बाद कहता है प्रबल क्षारीय, तो जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा वह सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारीय होगा, यानी सबसे प्रबल होगा, तो कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। बी का आंसर हो जाएगा सी, यानी सी का पीएच मान सबसे ज़्यादा है, यानी यह प्रबल क्षारीय है। अब कहता है प्रबल अम्लीय,
तो परवल अम्लीय के लिए देखिए, जिसका मान 7 से छोटा हो और सबसे छोटा हो तो कहेंगे सबसे छोटा पीएच मान किसका है, तो कहेंगे बी का। किसका है, बी का, यानी बी जो है वो हमारा प्रबल अम्लीय है। अब कहता है दुर्बल अम्लीय, तो अब देखिए दुर्बल अम्लीय, तो दुर्बल अम्लीय कौन है, तो कहेंगे देखिए ये तो उदासीन में चला गया, ये क्षारीय में चला गया, ये प्रबल अम्लीय है, और देखिए ये 9 है, तो ये तो हो जाएगा आपका क्षारीय हो जाएगा, तो आपका दुर्बल अम्लीय हो जाएगा ए, यानी पीएच मान 4 वाला। अब कहता है कौन दुर्बल क्षारीय है, तब आपके पास सिर्फ एक ही बचा है, यानी वो होगा ई, यानी ई क्या है, दुर्बल क्षारीय है। फिर से एक अगला प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान, पीएच संभवतः क्या होगा। तो आप देखिए जो लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर दिया है तो क्या होगा, कहेंगे क्षारीय होगा। और क्षारीय का पीएच मान क्या होता है, तो आपको बतलाए थे क्षारीय का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। क्षारीय का पीएच मान किससे अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, तो कहेंगे ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो कौन होगा, तो कहेंगे डी होगा। यानी जिसका मान 7 से अधिक है वह क्षारीय है और वही लाल लिटमस पत्र को क्या कर सकता है, तो कहेंगे नीला कर सकता है। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो कहेंगे अम्लीयता और क्षारकता का जानकारी होने पर हम दैनिक जीवन कि कई समस्याओं का सरलतापूर्वक समाधान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि उदर की अम्लीयता, दूसरा अम्ल वर्षा, तीसरा दंत क्षय, चौथा कीटों का डंक, ये सब है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे उदर जो है यानी हमारा पेट जो है उसका पीएच मान क्या रहना चाहिए। तो देखिए कहता है कि इसकी शिकायत होने पर उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। इस समय हमारे उदर में जठर ग्रंथि जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अधिक मात्रा में बनता है, जिससे उदर में जलन और दर्द होता है। इससे राहत पाने के लिए एंटासिड अर्थात दुर्बल क्षार जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। यह उदर मैन अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। अगला है अम्ल वर्षा। वर्षा जल शुद्ध माना जाता है, परंतु प्रदूषकों के कारण आजकल इसका पीएच मान कम होने लगी है। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यहाँ वर्षा जल नदी से लेकर खेत की मिट्टी तक को प्रभावित करता है। इस प्रकार इससे फसल, जीव से लेकर पूरी पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होते हैं। प्रदूषकों पर नियंत्रण रख अम्लीय वर्षा का नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है दंत क्षय। कहता है कि मुंह का पीएच मान सामान्यतः 6.5 के करीब होना चाहिए। याद रखेंगे मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 के करीब होना चाहिए। खाना खाने के पश्चात मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया दांत में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल बनाती है, जो कि मुंह के पीएच मान कम कर देता है। अम्ल का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत के इनेमल का क्षय होने लग जाता है। अतः भोजन के बाद दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुंह की सफाई अवश्य करना चाहिए ताकि दंत क्षय पर नियंत्रण पाया जा सके। अगला है कहता है कीटों का डंक। मधुमक्खी, चींटी एवं मच्छरों जैसे किसी भी कीटों के डंक हो, ये डंक अम्ल स्रावित करते हैं जो हमारे त्वचा के संपर्क में आता है। इस अम्ल के कारण ही त्वचा पर जलन और दर्द होता है। यदि उस समय क्षारीय लवण जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाएगा। 5वां है मिट्टी का पीएच।
मिट्टी की पीएच या मृदा की पीएच। मृदा की पीएच मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसल का चयन किया जा सकता है तथा उपयुक्त उर्वरक का उपयोग निर्धारित किया जा सकता है, जिससे अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अगले दिन हम लोग एनसीईआरटी पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं इसके बारे में जानेंगे। ये जो प्रश्न हैं इसके बारे में जानेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करेंगे, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे एवं अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से फ़ायदा मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक ही एम है कि पूरे भारत को एक समांतर शिक्षा मिले, गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, और इसलिए मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो डालता हूं। और आप देखेंगे मैं एक निश्चित क्रम में वीडियो डालता हूं, प्रत्येक पॉइंट का सलूशन करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।